जरा कल्पना कीजिए दो देशों की जिनकी सीमा मतलब लगभग 4,300 किलोमीटर लंबी है। हाँ, जो कि बहुत लंबी सीमा है। बिल्कुल, और इतिहास के एक पन्ने पर इनकी सेनाएं उसी सीमा पर एक दूसरे पर गोलियां चला रही थीं, लेकिन आज अगर आप देखें तो दुनिया के हर बड़े मंच पर ये दावा कर रहे हैं कि इनकी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। हाँ, वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप। सही कहा। हम बात कर रहे हैं रूस और चीन की। अक्सर जब हम समाचार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मॉस्को और बीजिंग अब दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो कि पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। और क्या कूटनीति में दिखने वाली तस्वीर ही पूरी सच्चाई होती है? आज हमारे पास प्रोफेसर राजन कुमार का एक बेहद विश्लेषणात्मक लेख है जो इस तथाकथित असीमित गठजोड़ की असलियत खोलता है। और ये बहुत ही अहम विषय है आज के समय में। एकदम। हमारा आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि ये नई दोस्ती कैसे काम कर रही है, इसके पीछे की मजबूरियां क्या हैं, और सबसे अहम बात, ये दुनिया का शक्ति संतुलन और विशेष रूप से भारत की सुरक्षा रणनीति को कैसे बदल कर रख रही है। बिल्कुल। जो लोग वैश्विक राजनीति को करीब से समझते हैं उन्हें ये बदलाव देखना ही होगा। हाँ, उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। इतिहास की किताबें तो कुछ और ही कहानी कहती हैं, है ना? बहुत अलग कहानी। अगर हमें आज की इस असीमित साझेदारी की गहराई नापनी है तो क्या हमें अतीत के उन पन्नों को नहीं देखना चाहिए जहां इनके बीच मतलब एक बहुत गहरी खाई थी? मैं कहूंगा कि अतीत को समझे बिना इस वर्तमान को डिकोड करना लगभग असंभव है। जब हम रूस और चीन के संबंधों का इतिहास खंगालते हैं तो ये कोई सीधी और शांत सड़क नहीं लगती। बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। बहुत ज्यादा। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें बहुत तीखे मोड़ हैं। अगर हम थोड़ा पीछे साम्राज्यवादी युग में जाएं तो उस 4,300 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमेशा एक खामोश तनाव रहा। अच्छा, खामोश तनाव। हाँ, क्योंकि उस दौर में चीन कमजोर था और उस पर रूस की तरफ से कुछ ऐसी संधियां थोपी गईं जिन्हें चीनी इतिहास में आज भी बहुत कड़वाहट के साथ असमान संधियां कहा जाता है। अनइक्वल ट्रीटीज। बिल्कुल। चीन की सामूहिक स्मृति में ये बात दर्ज है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी और उनके कुछ इलाके छीने गए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, जमीन का मुद्दा तो हमेशा संवेदनशील होता है। सही कहा। और इसने एक ऐसे ऐतिहासिक अविश्वास को जन्म दिया जो पीढ़ियों तक चला। और ये अविश्वास सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं रही। मेरा मतलब है, अगर हम 20वीं सदी के मध्य में आए, यानी सोवियत युग में, तब तो दोनों देशों में कम्युनिस्ट सरकारें थीं। हाँ, वैचारिक रूप से दोनों एक थे। 1950 में दोनों ने एक मित्रता की संधि भी की थी। मतलब ऐसा लगा जैसे अब पूरी दुनिया में समाजवाद का एक बहुत बड़ा और मजबूत ब्लॉक बन गया है, जो कि पश्चिमी देशों के लिए बहुत डरावना था। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि वो दोस्ती एक दशक भी ठीक से नहीं टिक पाई। 1960 के दशक तक आते आते वे इस बात पर झगड़ने लगे कि असली कम्युनिस्ट कौन है। हाँ, ये एक वैचारिक अहंकार की लड़ाई बन गई थी। और ये झगड़ा सिर्फ सैद्धांतिक या कागजी नहीं था। 1969 में उसूरी नदी के पास दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ वो हैरान करने वाला था। बहुत ही भयानक संघर्ष था वो। मतलब जो दो देश एक ही विचारधारा का झंडा उठाए हुए थे, वे एक दूसरे का खून बहा रहे थे। और कूटनीति के नजरिए से वो दौर सबसे ज्यादा घटना प्रधान था। क्योंकि जब दो बड़े ताकतवर पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। और यहाँ वो तीसरा अमेरिका था। एकदम सही कहा आपने। अमेरिका ने यही किया। 1970s के दशक में अमेरिका ने कूटनीतिक चाल चली जिसे हम आज पिंग पोंग डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। हाँ, वो टेबल टेनिस वाली कूटनीति। हाँ, अमेरिका के नीति निर्माताओं ने बहुत चतुराई से ये भांप लिया था कि सोवियत संघ और चीन के बीच जो वैचारिक दरार आई है उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो उन्होंने चीन को अपने पाले में करने की कोशिश की। बिल्कुल। उन्होंने बीजिंग के साथ गुपचुप तरीके से संपर्क साधा और चीन को सोवियत संघ के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। इसने शीत युद्ध का पूरा रुख ही पलट दिया था। बाप रे, राजनीति कैसे पलटती है। लेकिन फिर पहिया घुमा। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, रूस आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया और दूसरी तरफ चीन अपनी अर्थव्यवस्था खोलने लगा। देंग शाओपिंग के सुधारों के बाद। हाँ, तो 1992 में बोरिस येल्त्सिन और चीनी नेता जियांग जेमिन ने फिर से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू की। ये वो नींव थी जिस पर चलते चलते हम 2022 के उस पल तक पहुंचते हैं।
वो पल जब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने वो घोषणा की थी। बिल्कुल, यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले दुनिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। ये पूरी यात्रा मतलब किसी सस्पेंस फिल्म जैसी लगती है ना? हाँ, अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखें तो ये दोनों उन पड़ोसियों की तरह हैं जो आज एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे, एक दूसरे को चीनी और चाय पत्ती उधार दे रहे हैं। हाँ, बहुत मीठा व्यवहार दिखा रहे हैं। लेकिन अगर अतीत में देखें तो इन्होंने एक दूसरे के घर पर पत्थर भी फेंके हैं और अपने बचाव के लिए बड़ी बड़ी दीवारें भी खड़ी की हैं। मतलब इतना अविश्वास होने के बावजूद आज ये इतने करीब आ गए हैं कि दुनिया इन्हें एक ही चश्मे से देखने लगी है। यह जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि आज की ये दोस्ती किसी साझा विचारधारा या पुराने प्यार पर आधारित नहीं है। तो फिर क्या है ये पूरी तरह से एक ठंडी और सोची समझी रणनीतिक जरूरत है। 1950 के दशक में जब वे साथ आए थे तो उनके पास मार्क्सवाद और समाजवाद का एक वैचारिक गोंद था। हाँ, एक कॉमन आइडियोलॉजी थी। लेकिन आज वे इसलिए हाथ मिला रहे हैं क्योंकि दोनों को पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के प्रभाव को तोड़ना है। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बिल्कुल, ये वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये पूरी तरह से व्यावहारिकता और अपनी अपनी सत्ता बचाने पर टिका हुआ एक गठजोड़ है। इतिहास में अविश्वास होने के बावजूद वो आज साथ है। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकूंगी। जी बताइए। जब हम इस साथ को करीब से देखते हैं, खासकर उनके बैंक खातों, उनके व्यापार और उनके उद्योगों को, तो ये असीमित दोस्ती एक भ्रम लगने लगती है। बहुत बड़ा भ्रम। प्रोफेसर राजन कुमार के लेख में जो आर्थिक आंकड़े दिए गए हैं वो कहानी को बिल्कुल पलट देते हैं। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ? तो क्या हम इन आंकड़ों को देखकर ये कह सकते हैं कि ये रिश्ता एक मतलब सुपरमार्केट और गैस स्टेशन जैसा बन गया है? सुपरमार्केट और गैस स्टेशन दिलचस्प है। मेरा मतलब है जहाँ चीन एक अत्याधुनिक चमकदार हाईटेक सुपरमार्केट है जिसके पास तकनीक से लेकर कारखाने तक सब कुछ है, और रूस सिकुड़कर सिर्फ एक गैस स्टेशन बनकर रह गया है जो उस सुपरमार्केट की बिजली चालू रखने के लिए ईंधन दे रहा है। ये सुपरमार्केट और गैस स्टेशन का उदाहरण मौजूदा हालात की सबसे सटीक तस्वीर पेश करता है। 2022 की घोषणा सुनने में भले ही दो महाशक्तियों की बराबरी वाली बात लगे। हाँ, कागजों पर तो बराबरी ही लगती है, लेकिन आर्थिक हकीकत पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी है। प्रोफेसर कुमार के लेख में 2025 के व्यापारिक आंकड़ों का जिक्र है। वो क्या कहते हैं? रूस का कुल वैश्विक व्यापार लगभग $700 बिलियन था। अब जरा सोचिए, इस पूरे 700 बिलियन में से 32% यानी करीब $228 बिलियन का व्यापार सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ हुआ है। बाप रे, $228 बिलियन सिर्फ एक देश के साथ? हाँ, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा केवल एक ही ग्राहक पर निर्भर हो जाए तो वो साझेदारी नहीं रहती, वो अत्यधिक निर्भरता बन जाती है। मतलब रूस तो पूरी तरह से चीन पर टिक गया है। बिल्कुल, चीन के लिए रूस दुनिया के कई व्यापारिक भागीदारों में से सिर्फ एक है, लेकिन रूस के लिए चीन आज उसकी अर्थव्यवस्था की इकलौती जीवन रेखा है। पर यह निर्भरता मतलब सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक नहीं रोकी है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। पश्चिमी देशों ने जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो रूस को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। हाँ, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। अब रूस के सामने सवाल था कि वो दुनिया से व्यापार कैसे करे। यहीं पर डॉलर को दरकिनार करने की रणनीति सामने आई, जिसे आर्थिक भाषा में डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। सही कहा। उसका गला ही घोंट दिया था। उसके पास चीन की तरफ भागने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने जो काम किया वो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने रूस को पूरी तरह से चीन की झोली में डाल दिया। सच में। आज अगर आप रूस के बाजारों में जाएं तो वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों के जाने के बाद रूसी बाजार पर चीनी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया है। मतलब वहां चीनी सामान ही भरा पड़ा है। बिल्कुल, जो सड़कें कभी यूरोपियन कारों से भरी होती थीं, वहां अब चीनी ऑटोमोटिव ब्रांड्स दौड़ रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर हो, स्मार्टफोन हो या घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चीनी हैं। तो क्या रूस खुद कुछ नहीं बना रहा? ये तो सबसे बड़ी बात है। बात सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं तक सीमित नहीं है। रूस अब अपनी अहम तकनीकी ज़रूरतों जैसे उच्च स्तर के सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण और यहाँ तक कि एरोस्पेस सेक्टर के पुर्जों के लिए भी चीन की तरफ हाथ फैलाए खड़ा है। अरे, जो रूस का भी अंतरिक्ष और तकनीक के मामले में दुनिया को रास्ता दिखाता था। हाँ, वही रूस। वो आज एक चीनी सुपरमार्केट का सबसे बड़ा और मजबूत ग्राहक बन गया है। और उस सुपरमार्केट को चलाने के लिए रूस अपना सबसे कीमती खजाना दे रहा है।
ऊर्जा। बिल्कुल, गैस और तेल। जब हम जमीन पे बिछी ऊर्जा पाइपलाइनों को देखते हैं तो ये बात और भी साफ हो जाती है। पावर ऑफ साइबेरिया 1 नाम की जो पाइपलाइन है वो कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। बहुत विशाल प्रोजेक्ट है वो। 3000 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन पूर्वी साइबेरिया के गैस क्षेत्रों से सीधे चीन के हिलुंगजियांग प्रांत तक गैस पहुंचा रही है। और बात यही नहीं रुकती। हाँ, अब तो पावर ऑफ साइबेरिया 2 की भी योजना बन रही है, जो 2600 किलोमीटर लंबी होगी और आर्कटिक के गैस क्षेत्रों से मंगोलिया होते हुए चीन जाएगी। इन पाइपलाइनों की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, जब कोई देश जहाजों के जरिए गैस या तेल बेचता है तो वो उसे दुनिया में कहीं भी भेज सकता है जहां अच्छी कीमत मिले। हाँ, जहाज तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप 3000 किलोमीटर लंबी लोहे की पाइपलाइन जमीन में गाड़ देते हैं तो आप उस एक ग्राहक के साथ बंध जाते हैं। ओह, मतलब आप उसे बदल नहीं सकते? बिल्कुल, आप उस पाइपलाइन को उखाड़कर रातों रात किसी और को गैस नहीं बेच सकते। चीन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। मतलब चीन को पता है कि रूस फंसा हुआ है। हाँ, चीन को अपने विशाल कारखानों को चलाने के लिए निर्बाध और सस्ती ऊर्जा चाहिए, और रूस को अपनी डूबती अर्थव्यवस्था बचाने के लिए एक ऐसा खरीदार चाहिए जो पश्चिमी प्रतिबंधों से डरे बिना उसे पैसे दे सके। और इस मजबूरी का फायदा चीन उठा रहा है। बिल्कुल, इस मजबूरी ने चीन को इस स्थिति में ला दिया है कि वो गैस की कीमतें अपनी शर्तों पर तय कर सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। कौन सा? अगर ये दोनों देश एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं, अगर रूस अपनी ऊर्जा चीन को दे रहा है और चीन अपनी तकनीक रूस को, और अगर दोनों का साझा दुश्मन अमेरिका है, तो ये एक कदम और आगे बढ़कर कागज पर दस्तखत क्यों नहीं कर देते? मतलब आप सैन्य गठबंधन की बात कर रही हैं? हाँ, नाटो की तरह एक पक्का और औपचारिक सैन्य गठबंधन क्यों नहीं बना लेते? हाल ही में बीजिंग में जो बड़ा समिट हुआ, वहां इन्होंने 40 से ज्यादा समझौतों पर दस्तखत किए। अंतरिक्ष से लेकर तकनीक तक सब साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, मंच से खड़े होकर एक बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत कर रहे हैं, अमेरिका की एकतरफा नीतियों को कोस रहे हैं। तो फिर सेनाओं को एक साथ जोड़ने में क्या हिचकिचाहट है? क्या उन्हें किसी बात का डर है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के एक बहुत ही बुनियादी डर में छिपा है। इसे हम अनचाहे युद्ध में फंसने का डर कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंट्रैपमेंट कहते हैं। अनचाहे युद्ध में फंसने का डर। हाँ, कूटनीति की दुनिया में कोई भी देश किसी दूसरे की आग में अपना हाथ नहीं जलाना चाहता। भले ही रूस और चीन ने 40 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हों, भले ही यह समिट अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के तुरंत बाद हुई हो, जहां दोनों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों समाजों में संस्कृति, विचारधारा या नस्लीय समानता जैसी कोई गोंद नहीं है जो इन्हें भावनात्मक रूप से जोड़े रखे। तो ये अनचाहे युद्ध में फंसने का डर जमीन पर कैसे काम कर रहा है? इसे थोड़ा उदाहरण से समझाइए। इसे ऐसे समझिए, अगर रूस और चीन एक औपचारिक सैन्य गठबंधन कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, नाटो के आर्टिकल 5 की तरह। समझ गई। अब कल्पना कीजिए कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच कोई बड़ा सैन्य टकराव हो जाता है। क्या रूस, जो पहले से ही यूरोप में बुरी तरह उलझा हुआ है, ये चाहेगा कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका के साथ एक विनाशकारी युद्ध में कूद पड़े? बिल्कुल नहीं। रूस के पास तो वैसे भी संसाधनों की कमी हो रही है। ठीक उसी तरह चीन की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ, विशेषकर पश्चिमी देशों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हाँ, चीन तो दुनिया की फैक्ट्री है। तो अगर रूस यूरोप में नाटो देशों के साथ कोई सीधा युद्ध छेड़ देता है तो क्या चीन ये जोखिम उठाएगा कि उसका सारे ग्लोबल व्यापारिक रास्ते बंद हो जाएं और वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का शिकार हो जाए? चीन अपनी अर्थव्यवस्था को कभी दांव पर नहीं लगाएगा। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को राजनीतिक कवर देना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे का बचाव करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे की लड़ाई के लिए अपनी सेना को कुर्बान नहीं करना चाहता। और ट्रंप प्रशासन का भी तो इसमें रोल है ना? हाँ, ट्रंप प्रशासन का जो नया रुख है, जहां वे बीजिंग के साथ बातचीत के नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चीन को ये सोचने पर मजबूर करता है कि रूस के साथ पूरी तरह बंद कर वो अमेरिका के साथ मोल भाव करने के अपने विकल्प क्यों खत्म करें। ये तो पूरी तरह से शतरंज के खेल जैसा हो गया। बिल्कुल वैसा ही है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि वे एक हैं, लेकिन असल में कोई भी दूसरे के लिए खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता। ये एक मजबूरी का गठबंधन ज्यादा लगता है। सही कहा। लेकिन हमारी चर्चा सिर्फ वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक सीमित नहीं रह सकती। इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल का जो असर हो रहा है, उसका सबसे बड़ा झटका हमारे घर के करीब महसूस किया जा रहा है। अब भारत की बात कर रही हैं? हाँ,
लेख में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका भारत की रणनीति पर असर। जी, और ये प्रभाव बहुत गहरा और मैं कहूँगा चिंताजनक है। वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें भारत की उस पुरानी और सफल कूटनीति को देखना होगा जिसे ट्विन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी या दोहरी सुरक्षा रणनीति कहा जाता है। मतलब जो बैलेंस हम बना के चलते थे। बिल्कुल। दशकों से भारत ने एक बहुत ही नाजुक लेकिन सटीक संतुलन बनाए रखा था। एक तरफ भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था, आधुनिक तकनीक और प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया, क्वाड जैसी चीजें। हाँ, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और गहरे रक्षा संबंधों को बनाए रखा। भारत की सेनाओं के अधिकतर हथियार, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या पनडुब्बियां, रूस से ही आते रहे हैं। और यूएन में भी तो रूस ने हमारा साथ दिया है। एकदम सही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने कई बार वीटो का इस्तेमाल करके भारत का बचाव किया है। इस संतुलन ने भारत को दुनिया के दोनों बड़े गुटों से फायदा उठाने का मौका दिया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस स्थिति को एक तस्वीर में ढालें तो भारत की स्थिति उस नट या कलाबाज की तरह हो गई है जो दशकों से एक ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर बहुत चतुराई से चल रहा था। बहुत सटीक उदाहरण है। मतलब उसका एक पैर अमेरिका की तरफ था और दूसरा रूस की तरफ। लेकिन अब समस्या ये नहीं है कि कलाबाज का संतुलन बिगड़ रहा है। समस्या ये है कि जिन दो खंभों पर वो रस्सी बंधी हुई थी, अब वे खंभे ही अपनी जगह से खिसक रहे हैं। अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये भारत के विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। खतरे की घंटी है। हाँ। मॉस्को का बीजिंग की कक्षा में चले जाना भारत के लिए एक सीधा कूटनीतिक दबाव पैदा कर रहा है, क्योंकि रूस अब चीन की बात सुनेगा। बिल्कुल। जैसे जैसे रूस अपने आर्थिक और तकनीकी अस्तित्व के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर होता जा रहा है, वैसे वैसे मॉस्को पर नई दिल्ली का जो कूटनीतिक प्रभाव था वो लगातार कम हो रहा है। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण? इसे एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति से समझिए। मान लीजिए कल हिमालय की सीमाओं पर गलवान जैसा कोई नया और गंभीर विवाद खड़ा हो जाता है। भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? अतीत में भारत ये उम्मीद कर सकता था कि रूस पर्दे के पीछे से चीन पर दबाव बनाएगा या कम से कम भारत को रक्षा उपकरणों की सप्लाई तुरंत करेगा, जैसा उन्होंने पहले किया भी है। हाँ, लेकिन आज जब रूस खुद अपने हथियार और पैसे के लिए चीन का मोहताज है, तो क्या वो उसी मजबूती के साथ भारत का साथ दे पाएगा? क्या वो चीन को नाराज करने का जोखिम उठाएगा? ये तो बहुत डरावना सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल शायद नहीं में ही दिखता है। और मुश्किल सिर्फ एक तरफ से नहीं है। जिस अमेरिका को भारत ने चीन के खिलाफ एक मजबूत ढाल के रूप में देखा था, उसका रुख भी अब बहुत अस्थिर हो गया है। अमेरिका की नीतियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। हाँ, ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका एक तरफ तो संरक्षणवादी नीतियां अपना रहा है और दूसरी तरफ वो चीन को लुभाने या उसके साथ नए और अलग तरह के व्यापारिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि भारत के लिए परेशानी का सबब है। बिल्कुल। ऐसे में भारत अपनी महाद्वीपीय सुरक्षा यानी जमीन पर चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सरहदों की सुरक्षा के लिए आंख मूंदकर अमेरिका पर भी भरोसा नहीं कर सकता। नई दिल्ली के सामने अब एक दो तरफा मुश्किल है। एक तरफ वॉशिंगटन की नीतियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि उन पर पूरी तरह से निर्भर रहना एक बड़ा जोखिम है, और दूसरी तरफ हमारा पुराना दोस्त रूस है। एक ऐसा पुराना दोस्त जो अब उस देश का छोटा भाई बनता जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है। मतलब चीन? हाँ, भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान पहले से ही एक गहरे रणनीतिक गठजोड़ में है, और अब वे एक ऐसे रूस के साथ मंच साझा कर रहे हैं जो खुद चीन की आर्थिक धुरी पर घूम रहा है। ये भारत के लिए एक अभूतपूर्व सामरिक घेराबंदी जैसी स्थिति है। बिल्कुल, इसे एक स्ट्रेटेजिक स्क्वीज कह सकते हैं। साफ है कि पुरानी कूटनीति की जो किताबें थीं, अब वे काम नहीं आएंगी। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अब अपनी सुरक्षा के नए और वैकल्पिक तरीके खोजने ही होंगे। पश्चिमी देशों और अन्य शक्तियों के साथ आम नई साझेदारियां बनानी होंगी, फ्रांस, इजराइल या जापान जैसे देशों के साथ। हाँ, विकल्पों को बढ़ाना होगा। लेकिन सबसे बढ़कर अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां उसे संकट के समय किसी और की तरफ ना देखना पड़े। मतलब खुद को मजबूत बनाना होगा। ये एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलती हुई दुनिया की तस्वीर है। बहुत तेजी से बदलती हुई। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे रूस और चीन ने अपने इतिहास के उस गहरे अविश्वास और सीमा विवादों को एक तरफ रख दिया है, सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए। हाँ, लेकिन ये नया गठजोड़
कोई समान विचारधारा वाले दोस्तों का समूह नहीं है। ये एक अत्यंत एक तरफा आर्थिक साझेदारी है, एक ऐसा सुपरमार्केट और गैस स्टेशन का रिश्ता जहां रूस सिर्फ ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है और चीन उस पर तकनीकी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। बिल्कुल सटीक सारांश। उन्होंने पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देने के लिए हाथ जरूर मिलाए हैं, लेकिन वे इतनी होशियारी बरत रहे हैं कि किसी भी कागजी सैन्य गठबंधन से बच सके ताकि एक दूसरे के युद्धों का बोझ न उठाना पड़े। वे बहुत व्यावहारिक हैं। और इन सब वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों का जो सबसे भारी कूटनीतिक भूचाल आया है वो भारत के दरवाजे पर है। भारत को अब अपनी दशकों पुरानी आजमाई हुई संतुलन की रणनीति को छोड़कर एक नए और अधिक आत्मनिर्भर रास्ते पर चलना होगा। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा संरचनात्मक बदलाव है जो सिर्फ आज के अखबारों की सुर्खी नहीं है, बल्कि इसके परिणाम हम आने वाले कई दशकों तक दुनिया के भूगोल और अर्थव्यवस्था पर महसूस करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। ये बदलाव एक नए युग की शुरुआत है। और आज के इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर स्रोत सामग्री को पढ़ने के बाद आगे और गहराई से सोचा जा सकता है। वो क्या है? जरा सोचिए, हमने बात की कि कैसे रूस पूरी तरह से चीन पर आर्थिक और तकनीकी रूप से निर्भर हो रहा है। अगर अगले 1 दशक या 2 दशक तक यही स्थिति बनी रहती है तो क्या इससे रूसी सुदूर पूर्व यानी रशियन फार ईस्ट के उन विशाल और संसाधन युक्त क्षेत्रों की जनसांख्यिकी और सीमाएं अप्रत्यक्ष रूप से फिर से परिभाषित नहीं हो जाएंगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। याद कीजिए, ये वही क्षेत्र हैं जिनके बारे में चीन का ऐतिहासिक दावा रहा है कि वे 19वीं सदी की उन्हीं असमान संधियों के जरिए उससे छीने गए थे। हाँ, जो हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी। तो सवाल ये है कि क्या चीन फ्यूचर में बिना कोई गोली चलाए सिर्फ अपने आर्थिक प्रभुत्व और तकनीकी विजय के जरिए वो सब हासिल कर लेगा जो वो अतीत में सैन्य रूप से हासिल नहीं कर सका? ये बहुत संभव है। से सीखते रहिए और दुनिया को एक नए नजरिए से